जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। कद्दू की उन्नतशील किस्में एवं वैज्ञानिक बुआई विधि। धान के स्वस्थ पौध की प्राप्ति हेतु नर्सरी की तैयारी। किसान भाइयों, मानसून आने में कुछ ही दिन बचे हैं। कई जगहों पर तो हल्की वर्षा भी हो चुकी है। ऐसे में जो किसान कद्दू की खेती करने जा रहे हैं, वे अधिक पैदावार लेने के लिए कौन कौन सी किस्मों का चयन करें और बुआई करते समय किन किन बातों का खास ख्याल रखें, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र जिला कटिहार के डॉक्टर सुशील कुमार सिंह। किसान बंधु, अभी का मौसम जो है, आप सब्जियों में कद्दू को खेती कर अच्छा लाभ कमा सकते हैं। कद्दू अगर आप लगाते हैं तो कुछ खास बातों की ध्यान देना होगा। इसके लिए खेत तैयार करते समय इस बात का ध्यान रखें कि खेत समतल हो और जल निकास अच्छा हो। प्रथम वर्षा के साथ 2 जुताई कर पाटा लगवाकर खेत तैयारी करें। खेत तैयार करते समय ध्यान रखें कि खरपतवार नष्ट हो जाएं। आइए अब बात करते हैं किस्मों के चयन के बारे में। खास बातों में सबसे पहले तो आपको प्रभेद का चुनाव में खास कर ध्यान रखना होगा, जैसे कि उसमें ढोली सफ़ेद, पूसा मंजरी, पंजाब कोमल, अर्का बहार। शंकर की बात करें तो पूसा मेघदूत, पूसा मंजरी, ये सब वैरायटी जो हैं, इसको लगाते हैं तो आप अच्छा फसल ले सकते हैं। बुआई से पूर्व प्रति किलोग्राम बीज को 2 ग्राम स्ट्रेप्टोसाइक्लिन 10 लीटर पानी की दर से घोलकर 3 घंटे बीज भिगोकर उपचारित करें। जल गलन रोग नियंत्रण हेतु 2 ग्राम कार्बेंडाइजीम द्वारा प्रति किलोग्राम बीज की दर से बीजोपचार करें। इसके उपरांत बीजों को छाया में सुखाकर तुरंत बुआई के लिए प्रयोग में लावें और वर्षा के साथ बुआई करें। देरी से वर्षा होने पर अगस्त के प्रथम सप्ताह तक बुआई की जा सकती है। सबसे बड़ी ध्यान देने वाली बात ये है कि जो लगाने का समय होता है, ये आप जून से जुलाई में आप बीजारोपण कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अच्छा फसल लेना चाह रहे हैं, समय पे अच्छा दाम लेना चाह रहे हैं, तो बहुत सारे किसान बंधुओं के पास पॉलीटनल उपलब्ध है, जो सरकारी सहायता द्वारा बहुत लोग बना चुके हैं। उसमें आप अभी भी लगा सकते हैं और इसको समय से लगाने पर काफ़ी अच्छा इसका दाम आप प्राप्त कर सकते हैं। लगाने में एक चीज़ की ध्यान और रखनी चाहिए कि इसकी दूरी आप 2 गुने 1 मीटर, कहने का मतलब कतार से कतार के बीच की दूरी 2 मीटर रखें और पौध से पौध के बीच 1 मीटर रखें। तो इससे आप अच्छी तरह से कद्दू का बढ़वार भी अच्छा होगा और बीच बीच में जो इंटरकल्चर, कहने का मतलब खरपतवार का नियंत्रण करना है, ये सब चीज़ों में आपको काफ़ी सहूलियत होगी और अच्छा फसल आप ले सकते हैं। और खाद के बारे में अगर बात करें हम, तो आप पूरी हेक्टेयर की बात करें तो 200 क्विंटल कंपोस्ट डाल दें, 100 किलोग्राम स्फूर, 60 किलोग्राम पोटास डालकर इसको अच्छी तरह से उपज ले सकते हैं। ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे है महत्वपूर्ण जानकारियां। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर।
हमारे राज्य में खरीफ मौसम में धान की खेती व्यापक क्षेत्र में की जाती है और हमारे जो किसान भाई इस मौसम में धान की खेती करना चाहते हैं उनके लिए वर्तमान समय धान का बिचड़ा डालने के लिए उपयुक्त है। तो स्वस्थ पौध प्राप्त करने के लिए धान का बिचड़ा किस विधि से डालें और बिचड़ा गिराते समय कौन कौन सी बातों का ध्यान दें, आइए जानते हैं RAU पूसा के कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर राकेश कुमार से। अब जैसे आप देख रहे होंगे कि बरसात 1-2 बरसात हो गई है और हमारे खेतों में थोड़ी नमी आ गई है, भरपूर नमी आ गई है, तो हम बिचड़े अपने जो हमें उगाने हैं धान के बिचड़े, उनकी तैयारी कैसे करें, कौन कौन सी विधि है जिससे हम बिचड़ा तैयार कर सकते हैं। 2 तरीके से बिचड़े हम तैयार करते हैं। एक तो जो जलई विधि है जिसमें कि हम कदवा करके और सीधे बीज को गिराते हैं, और दूसरी जो है सूखी विधि है जिसमें कि हम इस तरह के, आप देख सकते हैं हमारे इस तरफ जो हमारे बेड तैयार हैं, ये सीड बेड को हम भुरभुरे मिट्टी को भुरभुरा बना के और इसमें अपना बिचड़ा लाइन, सीधी लाइन में गिराते हैं। ड्राई मेथड है नर्सरी रेजिंग का, जिसमें कि हम सूखे बेड तैयार करके और उसमें जो है धान के बिचड़े तैयार करते हैं। और जलई में है, इसी चीज़ को सिर्फ कदवा कर दिया जाता है और सीधा छिड़क दिया जाता है। थोड़ा ज़्यादा समय लगेगा बिचड़ा तैयार होने में आपका, अमूमन जैसे हम कहते हैं 10 से 15 दिन या 20 दिन, लेकिन जलई में आपका बिचड़ा तुरंत तैयार हो जाता है। और अगर मान लीजिए आपको जैसे 15 दिन या 20 दिन या 25 दिन या 35 दिन आप बिचड़े को दे सकते हैं जिससे कि उसका जड़ मजबूत हो जाए तो आप जो विधि है यही विधि है, सूखी विधि से आप बेड जो है नर्सरी बेड जिसे हम कहते हैं बिचड़ा का तैयार करके और लगा सकते हैं। तो जैसे हम शुरुआत करें, अगर आप देखें ऊपर वाली ज़मीन के लिए, ऊपर वाले ज़मीन के लिए, तो उस ज़मीन के लिए अमूमन आपको, अगर आप सीधी उसकी बुआई करना चाहते हैं, बीज की मात्रा थोड़ी ज़्यादा लगेगी, लेकिन अगर उसमें आप रोपनी करना चाहते हैं तो उसमें आपको अमूमन 20 से 25 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर आपको जरूरत पड़ेगी। धान की स्वस्थ नर्सरी तैयार करने की तकनीक, क्योंकि किसी ने सच ही कहा है, स्वस्थ नर्सरी सफल खेती का आधार है। तो आइए पहले जानते हैं अपने प्रदेश हेतु धान की उन्नतिशील प्रजातियां कौन कौन सी हैं। अब आपको मैं ये बताऊंगा कि हम कौन कौन से प्रभेद और किस किस परिस्थितियों के लिए चयन कर सकते हैं। ऊपरी ज़मीन के लिए प्रभेद चाहिए तो आप सबसे ज़रूरी ये ध्यान रखें कि ऊपरी ज़मीनों में पानी की जो व्यवस्था है या पानी की उपलब्धता है वो बहुत कम होती है। तो आप हमेशा उन प्रभेदों का चयन करें जो तुरंत तैयार हो, बहुत जल्दी तैयार हो। अमूमन 100 से 110 या 15 दिन में आपकी पूरी की पूरी फसल कट जानी चाहिए, बीज गिरने से लेकर कटने तक। उसके लिए प्रभात है एक प्रभेद जो बहुत ही प्रचलित रही है। तुरंता है जैसे वंदना हुई, राशि हुई। अब हमारे यहाँ से एक राजेंद्र नीलम जो पिछली साल निकली है, वो भी ऊपरवार ज़मीन के लिए, एरोबिक कंडीशन के लिए, जहाँ पे कि ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती है, उस ज़मीन के लिए ये किस्में निकली हैं। इसके बाद आती है मध्यम ज़मीन। मध्यम ज़मीन के लिए जहाँ पे कि आप 5 से 10 इंच पानी लगा के रख सकते हैं, पानी की उपलब्धता होती है वहाँ पे। और अमूमन धान के उत्पादन के लिए सबसे अच्छी ज़मीन इसे ही माना जाता है, जिसमें कि आपको राजेंद्र मंसूरी हमारे यहाँ से निकली हुई, नाटा मंसूरी, सांबा मंसूरी, स्वर्णा मंसूरी, तो सब 1 राजेंद्र मंसूरी सब 1 और स्वर्णा सब 1 किस्म भी आ चुकी है। इस ज़मीन में अच्छी से अच्छी हाइब्रिड प्रभेद भी लगा सकते हैं, जैसे बहुत जो प्रचलित हैं PHB 71 है, एराई 6444 है, या आपको RH10 है। इन सब किस्मों को आप हाइब्रिड के लिए, ये ज़मीन बहुत ही उपयुक्त होती है। तो इन सब किस्मों के लिए आपको करीब 30 से 35 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की बीज की आवश्यकता पड़ेगी, जहाँ पे कि आप बहुत ज़्यादा पानी का ठहराव हो, बहुत दिनों तक रुकाव हो, गहरे या जहाँ जल जमाव बहुत दिनों तक रहता हो। उन सब ज़मीनों के लिए आपको वैसे किस्म की आवश्यकता होती है जिसकी की लंबाई पानी की ऊंचाई के साथ साथ बहुत तेज़ी से बढ़ सके, जिससे कि पूरा का पूरा पौधा ना डूब जाए पानी के अंदर। सुधा और वैदेही, ये दोनों किस्म आप उसमें लगा सकते हैं, बहुत अच्छी उपज होती है इसकी। इसके अलावा जलमग्न है, जलधि है, जललहरी है, ये सब किस्में आप बाहर से भी मंगा सकते हैं ICR के किसी संस्थान से, जो इन सब स्थितियों के लिए उपयुक्त होती हैं। बीज उपचार। किसान भाइयों, बीज की खरीदारी किसी प्रमाणित संस्था से ही करें, या फिर यदि आप घर का बीज बो रहे हैं तो बीज को अवश्य ही उपचारित कर लें। इसके लिए कार्बेंडाइजम या थीरम से 2 से 2.5 ग्राम प्रति किलोग्राम की दर से बीज को उपचारित करें। बीज उपचारित करने से बीज जनित रोगों से बचा जा सकता है। कि आप सभी लोगों को पता होगा कि 1 हेक्टेयर जमीन के लिए आपको 10वां भाग यानी कि
100 गुणे 100 मीटर हमारा 1 हेक्टेयर होता है, तो उसमें 10 गुणे 10 मीटर यानी 100 मीटर स्क्वायर का एरिया जो है वो 1 हेक्टेयर के लिए 2.5 एकड़ के लिए आपको उपयुक्त है, या 55 कट्ठा के लिए उपयुक्त है इतनी ज़मीन बिचड़ा तैयार करने के लिए। तो 1/2 भाग हम ज़मीन का लेंगे बिचड़ा तैयार करने के लिए। जो हमने आपको अनुशंसित मात्रा बताई बीज की, वो बीज जब इसमें डालें 2 बातों का ध्यान जरूर रखें। जो भी बिचड़ा आपका होता है, अगर भूमि उस तरह की हो जहाँ पे कि क्षारीय मिट्टी की समस्या हो, जैसे हमारे यहाँ कैल्केरियस मिट्टी है, तो इस मिट्टी में आपको जिंक की कमी के लक्षण अवश्य नजर आएंगे और आपका पौधा या बिचड़ा उसी समय कमजोर हो जाएगा। कि शुरू में जब वो तैयार कर रहे हो नर्सरी, उस समय में सड़ी हुई गोबर का खाद या कंपोस्ट जरूर डालें। और दूसरी, जब बिचड़ा थोड़ा सा बड़ा हो जाए, 10 दिन का हो जाए, तो बिचड़े में जिंक सल्फेट की छिड़काव अति आवश्यक है। तो जिंक सल्फेट, और जितनी मात्रा आप जिंक सल्फेट की डालें उतनी की उसकी आधी मात्रा आप चूना उसमें घोल के और उसका छिड़काव करें। आगे और भी हैं कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। हमारे राज्य के अधिकतर किसान भाई खेती के साथ साथ गाय भैंसों का पालन भी करते हैं और इन पशुओं से प्राप्त गोबर का उपयोग खाद बनाने में करते हैं। लेकिन यदि हमारे किसान भाई चाहें तो इस गोबर का उपयोग गमले बनाने में करके अतिरिक्त आय प्राप्त कर सकते हैं। तो इससे गमले बनाने की विधि क्या है और किसानों के लिए कैसे लाभदायक है, आइए जानते हैं चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय जबलपुर के कुलपति डॉक्टर PD जुएल से। जैसा कि सभी लोगों को मालूम है कि पॉलीथीन 1 मई से जो है स्टेट में ये बैन लग गया है। एक ये अच्छा कदम है सरकार का, और क्योंकि इससे बहुत नुकसान हो रहा था। इस सब चीज़ों को देखते हुए विश्वविद्यालय ने एक बहुत बड़ी पहल की है। आप अपने छोटे गमले बनाएं, इसके गोबर के गमले, तो ये बड़े ही कारगर सिद्ध होंगे। और इनसे पर्यावरण का एक तो सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये बायोडिग्रेडेबल हैं, लेकिन इनके सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि गोबर के गमले हमारे लिए कम लागत में हैं। एक आपके पास में अगर गाय है और वो सारे दिन में अगर आपको 10 किलो के करीब गोबर दे रही है, तो कम से कम 8 या 9 गमले इसके बन जाएंगे। इस पूरी यूनिट में करीब 1 लाख रुपए लगता है, और उसमें एक मशीन है, पल्वराइज़र है, और साथ में जो है जो एक्चुअल मशीन खांचे वाली जो है, खांचे जो डाई जिसमें बनता है, वो भी इसमें इंक्लूड है। तो 1 लाख रुपए में आप एक यूनिट इस्टेब्लिश कर सकते हैं। और इसकी लागत, जैसे मैंने कहा कि 0 बजट है, तो ये 0 बजट का मतलब है कि ये बहुत ही कम लागत आ रही है, और ऐसी लागत जो हर आदमी इसको अफोर्ड कर सकता है। एक छोटा सा आदमी, छोटा सा किसान, छोटा सा पशुपालक जो करना चाहता है काम, वो इस पे कर सकता है। तो किसान भाइयों, गोबर के गमले बनाने के लिए किन किन सामग्रियों की जरूरत होती है और आप इन गमलों को अपने स्तर पर बनाते समय किस प्रकार की सावधानियां बरतें, आइए जान लेते हैं। और इन गमलों के लिए किस तरीके से हम लोग बनाएंगे, इसके लिए एक हमारे पास में गोबर होना चाहिए। गोबर ख़ास तौर से सूखा होना चाहिए, जो बिल्कुल गीला ना हो और पुट्रीफाइड ना हो, बहुत पुराना ना हो। पुराना होने से वो टिकेगा नहीं और आपका गमला जो है एकदम ख़त्म हो जाएगा। सूखा गोबर हो और उसको जो है डिकम्पोज बिल्कुल ना हो, ये एक सबसे बड़ी बात है इसमें। ताज़ा गोबर लेने के बाद में उसमें फ़ाइबर कंटेंट बना रहता है, वो फाइबर कंटेंट उसको बाइंड करने में हेल्प करता है। इसके साथ साथ उसमें लकड़ी का बुरादा आप डालें। लकड़ी का जो एक बुरादा आता है जहाँ पे लकड़ियाँ कटती हैं, उस बुरादे को आप बीच में इसमें डाल दें तो ये सोने पे सुहागा हो जाता है, बहुत बढ़िया बन जाता है। इसके साथ साथ कुछ और भी चीज़ें हम इसमें मिला रहे हैं जो हमारा पेटेंट है, हमारा ट्रेडमार्क है, हमारा सीक्रेट है। इसके अलावा आप दूसरे तरह के गमले भी बना सकते हैं जिनमें आप पीली मिट्टी का भी उपयोग लगा सकते हैं। तो जो फ्लावर पॉट हम लोग बनाने जा रहे हैं उसमें भी हम लोग इसको एक्सटेंड कर रहे हैं
और उससे इसकी शेप बन जाएगी पीली मिट्टी से। पीली मिट्टी ना हो तो दूसरी काली मिट्टी भी चल जाएगी इसमें। इन सब चीज़ों को मिला के आप लोग उसमें मिक्स कर लीजिए एक मिक्सर में, और जिससे कि वो सारा एक मिक्स हो जाए, पल्वराइज तरीके से हो जाए और वो एक शेप में आ जाए। और फिर उसको एक खांचे में हमने डालना होता है मशीन में, और वो मशीन उसको जो है प्रेस करती है, और उसको प्रेस करने के बाद में एक शेप में निकल के आ जाता है। उसके बाद में इन गमलों को आप 24 से 48 घंटे के बीच में सुखा लीजिए, धूप में सुखा लीजिए इसको, जिससे उनमें एक शक्ति आ जाती है और फिर वो अपना एक शेप ले लेते हैं और एक बिल्कुल ठीक तरीके से काम करने लगते हैं। और इन गमलों को हम लोग अगर देखें कि नर्सरीज़ में हम लोग रिप्लेस करें तो एक तो इनकी न्यूट्रिटिव वैल्यू बहुत अच्छी है, खाद बना बनाया मिल जाता है, उसमें पौधा आप लगाइए और उसको उसी तरीके से पूरे गमले में अपने डाल दीजिए, या उसी तरीके से आप अपने जहाँ पे आप लगाना चाहते हैं खेत में, ज़मीन में, उसको सीधे लगा दीजिए। तो इसमें आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से ये गमले एक तरीके से पर्यावरण के लिए बड़े लाभदायक सिद्ध होंगे। उसी तरह से आप इसमें थोड़ा सा अपना पैसा भी कमा सकते हैं। और विभिन्न जगहों पे हम लोग पंचगव्य सेंटर खोलेंगे, वहाँ पे प्रशिक्षण भी हम लोग देंगे लोगों को कि किस तरीके से ये गमले बनाए जाएं और किस तरीके से गमले को प्रोपगेट किया जाए, जिससे कि सारी नर्सरीज़ में सारी जगह जो है पॉलीथीन का एकदम से खात्मा हो। और ये ऐसा विषय है जिससे कि हमारा पर्यावरण बिल्कुल स्वस्थ रहेगा, शुद्ध रहेगा। जॉन डियर अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता कार्यक्रम में आज जो प्रश्न हमने शामिल किया है उसे पूछा है गांव खजूरी, जिला दरभंगा से बलबीर सिंह ने। यह मखाना की फसल में किए जाने वाले कार्यों पर जानकारी चाहते हैं। तो बलबीर जी, आपकी जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। सस्य कार्य की जहाँ तक बात है तो किसान भाइयों को मैं बताना चाहता हूँ कि अभी जून के महीने में जिस तरह से पानी का बाष्पोत्सर्जन ज़्यादा होता है, इसलिए खेत में पानी का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि इसका एक सीमा तक पानी खेत में रहनी चाहिए। यानी कि पौधे की अच्छी बढ़वार के लिए 2 फीट पानी तो रहनी चाहिए खेत में। अगर उतना पानी नहीं है तो कम से कम 1.5 फीट पानी खेत में रहनी चाहिए, क्योंकि बाष्पोत्सर्जन ज़्यादा होता है अभी। फिर जुलाई का महीना आ जाएगा तो आपका 1.5 फीट में भी काम बहुत अच्छी तरह से चल जाएगा, 1.5 से 1 फीट तक में, क्योंकि उसमें बरसात भी होती है। अगर वर्षा अच्छी होती है तो इससे ज़्यादा अच्छी बात कुछ नहीं है, क्योंकि उस समय वर्षा के पानी से पौधे का विकास भी अच्छा होता है और आपको पैसे की भी खर्च कम होती है। खरपतवार की समस्या ही अभी के समय में जो जून का महीना है और जून जुलाई तक लेकर के पूरे खरपतवार की समस्या ज़्यादा रहेगी किसान भाइयों को। तो खरपतवार के लिए तो 2 ही दवा। पहला तो है कि अगर कम छोटा क्षेत्रफल है, खेत का आकार छोटा है, तब तो मजदूर से मैनुअली हाथ से निकलवा लिया जाए खरपतवार को। लेकिन अगर खेत बड़ा है, ज़्यादा एरिया रकबा है और तब भी बड़ा है, तो सबसे अच्छी बात है कि इसमें 2 दवा है, डाइक्वाट और ग्लाइफोसेट। ये दोनों दवा जो भी है, आपका आलगी काई वाला जो रहता है हरा हरा, वो भी मरेगा इससे। और आपका जो घास है जिसको सेमार कहते हैं आप, बहुत सा है, ये सभी जितना है, ये दोनों रासायनिक से समाप्त हो जाएंगे। लेकिन इसमें डाइक्वाट में एक बात है कि डाइक्वाट को हमेशा जब डालें तो उसके सूखे जो भाग पानी से ऊपर निकले रहते हैं, खास करके वैसे घास जिसका कुछ ऊपर सिरा पानी से ऊपर है, तो उस पर ही डालें, उसके शाखा पे जो पानी से ऊपर है। और इसको जब उसी समय डालें, इसको जब पानी साफ रहता हो बिल्कुल, क्योंकि कीचड़ रहेगा तो ये प्रभावी नहीं होगा। और पानी साफ है तो ये दोनों दवा आपको 3 मिलीलीटर प्रति लीटर के हिसाब से अगर उपयोग करें मिला करके, तो पत्ते जो घास है उसके ऊपर छिड़काव करें, तो ये आप जाकर आपका समाप्त हो जाएगा समस्या। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है।
अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। खरीफ फसलों से उत्पादन लेने के लिए कैसे बनाएं उचित योजना। विभिन्न फल बागों में मिली कीट की समस्या एवं निदान। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ईटीवी बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatabihar@news18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें जॉन डियर निशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041921555 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल अन्नदाता की टीम को इजाजत दीजिए। कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।